जिंदगी में आपका भी ध्यान नहीं लग रहा। ज़्यादा सोचने की वजह से बार बार आपको घबराहट होती है और आपका हृदय भी ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। बार बार निगेटिव विचार आपके भी दिमाग में आते हैं। तो इस ज़्यादा सोचने वाली बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी को दूर करने के लिए आज हम बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से आपकी इस समस्या का हल बताएंगे। तो आज की इस कहानी को पूरा सुने ताकि आप भी इस कहानी को सुनने के बाद अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, चीन के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सत्य की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सत्य क्या है। गुरु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो, तुम्हें अपना जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है। फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तुम एक काम करो। इस मठ में 500 भिक्षु हैं। तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ और फिर सुबह उठकर चावल कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना। किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना और इसी रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे जिनको समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती रहती थी। इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता जहां वह चावल कूटता था। वह किसी से बात नहीं करता था और न ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते समय उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन के विचार कम होने लगे और कुछ सालों बाद तो वह अपना नाम तक ही भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने न तो कभी ध्यान किया था और न कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक बार गुरुजी ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे लगता है आत्मज्ञान हो गया है, उसने खुद को जान लिया है, वह रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखे जिसमें उसकी ज़िंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब गुरुजी उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ़ ने यह कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह सब लिखा था वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियाँ लिखी थी वह ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ लिखी लेकिन नीचे अपना नाम तक नहीं लिखा, क्योंकि वह स्वयं इसके बारे में निश्चिंत नहीं था कि वह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ था। गुरु ने उन पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए।
यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय में बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। दोनों की नज़र में यह चावल कूटने वाला एक तुच्छ भिक्षु था। किसी ने न तो कभी उसे ध्यान करते हुए देखा था, न ही कभी शास्त्र पढ़ते। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो कि बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वह दोनों शिष्य उसको मुस्कुराता देख चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। उसने जवाब दिया कि मैं इसीलिए हंसा कि गुरुदेव सही बोल रहे हैं। यह सब पंक्तियाँ कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वह दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो। चावल कूटने वाले ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वह दोनों शिष्य गुरुजी के कुटिया के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली और दूसरे शिष्य ने उन्हें दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया, चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि गुरुदेव इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियाँ उसने उन्हें लिखने के लिए कहा था वह बहुत अद्भुत थी और वह पंक्तियाँ थी, मन तो बस एक का भ्रम है ना, न ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है धूल कहाँ ठहरेगी। जो यह जानता है वह सच को जान गया। जब गुरु ने यह पंक्तियाँ देखी तो वह आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। गुरुजी ने उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज़्यादा विद्वान मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज़्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है और मुझे पता है तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक जगह बैठकर आंखें बंद कर कर ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अपना कोई भी काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपनी शिद्दत से करें, ताकि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसको उसका कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार हैं। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें उसमें ही खो जाने की ज़रूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका काम भी ध्यान बन जाए। ज़्यादा सोचने वाले लोगों के लिए रहस्यमय कहानी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था जो ताले तोड़ने के मामले में निपुण था। जब कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या ताले को खोलने की बात आती थी तो उस व्यक्ति का नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया कि आपको इस जगह इस तारीख पर आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह निश्चित तारीख पर समय के अनुसार उस जगह पर गया
तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। आपको एक बॉक्स में बिठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा और आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच अगर आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा, आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन उस बटन को दबाने के बाद आप प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उसने सभी नियमों के लिए हाँ कर दी और बॉक्स में बैठकर पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने अपनी जेब से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार कोशिश करने के बाद वह बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज़्यादा समय तक पानी में रहना उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि इतनी देर तक सांस रोकना आसान नहीं था। आखिरकार उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया। वह विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे वह पानी से ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि यह लॉक ही ना हो। यही होता है जब हम भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी न सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ज़्यादा सोचने की बीमारी के मुख्य कारण क्या हैं, जिससे इंसान को ज़्यादा सोचने की बीमारी हो जाती है। अत्यधिक सोच के कुछ मुख्य कारण: वर्तमान को छोड़कर भूतकाल या भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता करना। आप जो काम अभी कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर आप अपना ध्यान बीते हुए समय या आने वाले समय पर लगाएंगे तो आप ज़्यादा सोचने वाली बीमारी के शिकार होते जाएंगे। दूसरा कारण: काम का ज़्यादा तनाव होना। जब काम का दबाव ज़्यादा होता है तो दिमाग भी तेज़ी से चलने लगता है और यह तनाव का रूप ले लेता है और दिमाग में वह विचार भी आने लगते हैं जो काम से संबंधित भी नहीं हैं और लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तीसरा कारण: डर का बना रहना। जब व्यक्ति के अंदर डर रहता है, जैसे नौकरी छूट जाने का डर, प्रमोशन न होने का डर, काम में असफल हो जाने का डर, पैसे न मिलने और डूब जाने का डर, व्यक्ति इस डर को लेकर कल्पना करता रहता है, भले ही ऐसा न होने वाला हो। लेकिन धीरे धीरे यह डर उसे ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। चौथा कारण: आत्मविश्वास की कमी। जो व्यक्ति में किसी काम के करने के प्रति उलझन बनी रहती है, आत्मविश्वास कम होता जाता है और जिसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज़्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देता है। पांचवा कारण: चीज़ों के बारे में सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक सोचने का विचार। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों के नकारात्मक पहलू के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार होता जाता है। क्या ओवर थिंकिंग या अत्यधिक सोच से छुटकारा पाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाया जा सकता है, हालांकि थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन अगर आप कहानी में बताई गई बातों का अनुसरण करते हैं तो ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ओवर थिंकिंग की समस्या से छुटकारा कैसे पाएं। ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोच से छुटकारा पाएं। सभी जानते हैं कि पहले विचार दिमाग में आता है, फिर वह क्रिया का रूप लेता है। कोई भी काम सोच समझकर करना बहुत ज़रूरी है। किसी काम को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और वह बातें भी सोचना जो काम से संबंधित नहीं हैं, आपको और आपके काम दोनों को नुकसान पहुंचाता है। सोच समस्या नहीं है, बल्कि अत्यधिक सोच समस्या है और इसे कम करना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं अत्यधिक सोच से छुटकारा पाने या कम करने के उपाय। पहला उपाय: स्वीकार करें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। इस बात को मन से स्वीकार करें कि आप ज़्यादा सोचते हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। जब आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो इससे छुटकारा पाने के लिए
अपने आप को तैयार कर लेंगे। आप ओवर थिंकिंग को लेकर जागरूक हो जाएंगे। जब भी आपको लगे कि दिमाग में फालतू विचार चल रहे हैं तो तुरंत उसे वहीं रोक दो और ये सोचना शुरू करो कि आपने सोचना शुरू कहाँ से किया था। तब आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी फालतू की बातें सोचकर अपना समय और शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा उपाय, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। क्या गलत हो सकता है, किस जगह क्या अच्छा हो सकता है। सोचें कि आपके नकारात्मक विचार आपको डराते हैं और आपका दिमाग चिंता से दौड़ने लगता है। जब आप उन नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो कहीं हो गई, तब आप अपने दिमाग के गुलाम होते जाते हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो दिमाग आपका गुलाम होता है। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि आप चीज़ों के सिर्फ एक पहलू को देखें, बल्कि सही और गलत दोनों पहलू को देखना जरूरी है। पर केवल नकारात्मक सोचना या ज़्यादा नकारात्मक विचार आपको अनुचित सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तीसरा उपाय, योग, ध्यान और व्यायाम करें। योग, ध्यान और व्यायाम मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखते हैं। ध्यान काफ़ी लाभदायक है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चौथा उपाय, वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें। कभी कभी लोग बीती बातों या घटनाओं के बारे में ही सोचते रहते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इसी प्रकार जो समय आने वाला है उसे लेकर भी इतनी चिंता करते हैं कि तनाव में रहते हैं। तनाव में दिमाग हावी हो जाता है और फालतू बातें सोचने लगता है। जो समय बीत गया है उससे सीख लो, जो समय आने वाला है उसकी तैयारी करो। लेकिन आप यह तभी कर सकते हैं जब आप वर्तमान में रहें। जो अभी कर रहे हैं पूरा ध्यान उसी पर लगाओ। पांचवा उपाय, जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। आपके सोचने के तरीके और आपके महसूस करने के तरीके के बीच एक मजबूत संबंध है। आपका सोचने का तरीका आपकी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है और आपकी भावनात्मक स्थिति आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। तो जो बात आपको परेशान कर रही है उसे लिख लें। अब उस बात के बारे में यह लिखें कि वह बात आपको क्यों परेशान कर रही है और अपने आप से प्रश्न करें, क्या इस समस्या का समाधान परेशान रहना है? यदि नहीं तो उसका हल ढूंढें, और यदि इसका कोई हल नहीं है तो परेशान रहने और सोचते रहने से क्या होगा। जब धीरे धीरे आप ऐसे करेंगे तो इस चीज़ की आपको आदत पड़ती चली जाएगी और आप अनावश्यक सोचना बंद कर देंगे। छठा उपाय, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावनाओं पर नियंत्रण रखने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं, लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हकीकत को देख पाते हैं। अनियंत्रित भावनाएं दिमागी विचारों को फिजूल गति प्रदान करते हैं। सातवां उपाय, चिंता नहीं चिंतन करें। चिंता ओवर थिंकिंग को जन्म देती है और चिंतन क्रिएटिविटी को जन्म देता है। फालतू सोचने की बजाय कोई कहानी, कोई कविता या कुछ रचनात्मक सोचें। आठवां उपाय, अपनी पसंद की चीज़ें करें। जब भी आप फ्री हों तो कोई ऐसा काम करें जो करना आपको अच्छा लगता हो। किताबें पढ़ें, गाने सुने, गाने गाएं, घूमने जाएं। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलें, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें। नौवां उपाय, अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। जब आप ज़्यादा सोचते हैं, न चाहते हुए भी आप नकारात्मक बातें सोचते हैं और अपने आप को औरों से कम आंकने लगते हैं। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, तो जैसे आप हैं आप जैसा कोई नहीं है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान देने की बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करें। अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और पॉजिटिव रहें। 10वां उपाय, मन को शांत रखें। आधुनिक जिंदगी भागदौड़ और तनाव भरी है। अधिकतर लोगों के साथ तनाव में बने रहना इतना सामान्य हो जाता है कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे तनाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। जब मन अशांत होता है तब नकारात्मक और बेफिजूल के विचार हमारे मन में घर करने लगते हैं। यदि आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखें। आपकी सोच को बदल देने वाली
3 कहानियाँ अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसे ध्यान से सुने, यह आपकी ज़िंदगी बदल देगी। पहली कहानी, चमकीले नीले पत्थर की कीमत। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही दीन दुखी एक गरीब व्यक्ति उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा, ये कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। और उसे बेचने के इरादे से अपनी जान पहचान वाले एक फल वाले के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल वाला बोला, मुझे लगता है कि यह नीला शीशा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह सुंदर और चमकदार दिखता है, इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी निराश होकर दूसरे जान पहचान वाले के पास गया, जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वह पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके बदले में तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी, और यह सोचकर वह वहाँ से भी चला आया। उस आदमी ने अब इस पत्थर को एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह पत्थर काफ़ी कीमती है और इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूंगा। वह आदमी अब यह समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोचकर वह शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। हीरे के व्यापारी ने जब वह पत्थर देखा, वह देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहाँ से लाए हो? यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं। क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं? आपकी ज़िंदगी अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के निगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए। दूसरी कहानी, मेंढकों की टोली। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए और दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है, तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इस गड्ढे से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए वह लगातार उछलते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार ही मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े एक मेंढक की बात सुन ली और उछलना छोड़कर और निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा। वो उछलता रहा जितना भी वह उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वह मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा। काफ़ी कोशिशों के बाद वह बाहर आ गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वह उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वह बहरा है, वह सुन नहीं सकता, इसीलिए वह किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि 1. जब भी हम बोलते हैं तो उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। 2. लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। 3. की गई मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। तीसरी कहानी, चील और मुर्गी। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे।
एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और एक चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह यह सोचते बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वह मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह भी उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती है। वह मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, जमीन खोदकर दाने चुगता और वह इतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ सकती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से आसमान में उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया कि वह एक चील है। चील के बच्चे ने पूछा, माँ, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और वह मुर्गे की जिंदगी जीता एक दिन मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, और अपना इरादा हम यह सोचकर बदल लेते हैं कि वाकई मैं यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा न होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा न होना, अपने काम पर भरोसा न होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम कहना है। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचानें। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर पीछे लौट जाते हैं। बहादुर तो वो हैं जो हार पक्की हो फिर भी दौड़ के दिखाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इन कहानियों से आपको अपनी सोच बदलने में मदद मिली होगी और अपनी ज़्यादा सोच से छुटकारा पाने के उपाय भी आपको इस वीडियो से मिले होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं फिर किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।